देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक दिन जब मैं ऑफिस से आकर नहा धोकर एक कप गरम चाय ले टीवी के सामने बैठ चैनल घुमा घुमा कर कोई मनोरंजक प्रोग्राम ढूंढ रहा था कि घर के दरवाजे पर दस्तक से ना जाने क्यों दिल धड़क उठा। देखा तो बहुत सालों बाद अचानक मेरा एक पुराना दोस्त अनूप मुझसे मिलने घर आया था। अनूप से मेरी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। जब हम छोटे थे बिना एक दूसरे से मिले रात को नींद नहीं आती थी। अब तो बड़े हो गए हैं, दोनों अपनी नौकरी में बाहर निकल गए हैं। अब मुलाकात का माध्यम फ़ोन बन गया है। परसों की ही बात है, अनूप ने फ़ोन किया था और आने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ ज़रूरी बात थी जो वो मुझे मिलकर ही बताना चाहता था। अनूप एक स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, ऊंचा पुराना इंसान था जो हर वक्त ही ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन, जिसे कहते हैं वेल ड्रेस्ड रहने का शौकीन था। पर उस दिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पैजामा कुर्ता, ऊपर एक शॉल, दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई, आंखें लाल, मानो कितने ही दिनों से ना सोया हो। मैंने छूटते ही पूछा, क्या हुआ है, ये हालत क्यों ऐसा? इस पर अनूप बोला, बताता हूँ, पहले अंदर तो आने दे, एक कप चाय तो पिला भाई। मैं बेहद शर्मिंदा हो गया और उसे अंदर बुलाया, बिठाकर चाय नाश्ता ले आया। आकर देखा तो वो अनमने भाव से सोफे पर बैठा था, आंखें कहीं शून्य में ताकती हुई डर के सरोवर में थी। चाय पीकर वो थोड़ा सहज हुआ। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर जब आकर बैठा तब तक मैंने खाना परोस दिया और दोनों मिलकर खाना खाने लगे। खाते हुए उसकी कहानी को सुनता जा रहा था। वो मिदनापुर से कोई 500 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रह रहा था, जहां उसे एक आलीशान मकान खरीदा था जो किसी ज़माने में एक अंग्रेज बहादुर सर जॉन का हुआ करता था। फिर काफ़ी समय से खाली रह रहा क्योंकि उतना पैसा कोई दे नहीं पा रहा था। कई एकड़ ज़मीन पर अनूप के लोग किसानी करते हैं और वो उस आय से आराम से अपने शौक पूरे करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसका सबसे बड़ा शौक था फोटोग्राफी। वो दिनों दिन जंगलों में भटकते हुए फ़ोटोज़ लेता, फिर घर आकर फिल्म को धोकर पूरा प्रिंट कर लेता और कुछ पत्रिकाओं को भेज देता। अच्छी आय हो जाती थी, पर अगर कोई उसे अपनी तस्वीर लेने की बात करता तो वो बिना चार्ज लिए कभी भी फ़ोटो नहीं खींचता। मैंने बहुत बार उसको पूछा तो उसका एक ही जवाब होता था कि मैं प्रोफेशनल हूँ। परेशानी पिछले कुछ महीनों से ही शुरू हुई है, जब उसे उसके घर में किसी और के भी होने का एहसास होता था। वो बहुत डर गया था और शायद काफ़ी समय से सो भी नहीं पाया था। बात करते हुए हम दोनों मेरे बड़े से बिस्तर पर एक साथ ही सो गए। सुबह उठे तो उसने बताया कि वो बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद सोया था। इस तरह से पुरानी बातों, हंसी मजाक करते हुए तकरीबन सप्ताह बीत गया। उसके शारीरिक अवस्था में बहुत ही अच्छा बदलाव हो रहा था। हम दोनों ही काफ़ी खुश थे। एक दिन उसे घर से फ़ोन पर खबर मिली कि खेत के सिलसिले में वापस आए बगैर काम रुक रहा है। वो अकेले जाने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं था। उसने मुझे ज़बरदस्ती उसके साथ चलने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों जब उसके घर पहुँचे तो उनकी हालत फिर से पहले जैसी ही होने लगी। मैंने उसे कहा कि वो अकेला नहीं है, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और स्थिति का सामना करेंगे। रात को खाना खाकर हम दोनों उसके पलंग पर एक साथ ही लेटकर बातें करने लगे। एकाएक
बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आई। देखा तो आसमान घने काले बादलों से घिरा था और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। रात का समय, मूसलाधार बारिश, शायद गीले हुए कुत्तों का रोना माहौल को और भी डरावना बना रहा था। अचानक भयानक जोर से बिजली कड़की और हम डर गए। ठीक तभी बिजली भी चली गई। अनूप बेहद घबरा गया। वो फुसफुसा कर बोला, अब आएगी वो देखना। तभी एहसास हुआ कि कमरे में हमारे अलावा कोई और भी है। खिड़की के कांच के पीछे एक 16-17 साल की लड़की का चेहरा नजर आया। मैंने उठकर लैंप जलाया और हम फिर बातें करने लगे। तभी हमने देखा सिर्फ एक हाथ उस कैंडल को उठाकर दरवाजे की ओर अग्रसर हो रही है। इस बार स्पष्ट सुनाई दिया था, मेरे साथ आओ। अनूप की हालत खराब होने लगी, पर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए कहा, चलना देखते हैं क्या बात है। उस कैंडल को लेकर वो हाथ नीचे के माले पर बने अनूप के डार्क रूम में हमें ले आई। मैंने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं क्रिस्टोफर। फिर अनूप की फोटो रखने की दराज में से एक फोटो निकालकर टेबल पर रख दिया। फोटो उसी लड़की की थी जिसका चेहरा हमने ऊपर खिड़की के बाहर देखा था। तभी मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि वो अपने परिवार से नाराज है और अपनी कोई तस्वीर उनके दीवार पर नहीं चाहती। अंततः अनूप भी उस तस्वीर को नष्ट कर दे जिससे उसे शांति मिल सके। मैंने अनूप को देखा और बोला, भाई इसे जानते हो? अनूप ने बताया कि वो एक बिजनेसमैन डेविड की बेटी की तस्वीर है जो तकरीबन 1 साल पहले उसने खींचा था, पर डेविड बहुत ही कंजूस होने की वजह से फोटो लेने ही नहीं आया। फिर अचानक कोई 2 महीने पहले किसी कारण से माँ बाप ने क्रिस्टोफर को बहुत डांटा तो उसने अचानक आत्महत्या कर ली, जिसके बाद डेविड को उस लड़की की तस्वीर की ज़रूरत पड़ी तो उसे वो लेना चाहते थे। मैंने पूछा, क्या इसका नेगेटिव भी है? अनूप ने निकाल कर दिया। मैंने उस फोटो और नेगेटिव दोनों को ही फाड़ कर वहीं जला दिया और दोनों के जलते ही महसूस किया मानो एक बिजली सी चमकी और कमरे से कोई बाहर निकल गया। इसके बाद मैं अनूप के साथ 1 महीने तक रहा उस घर में। घर का माहौल शांत हो गया था। सारी चीज़ों को ठीक हो जाने के बाद मैं अनूप से विदा लेकर वापस अपने घर को चला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज चुके थे। घुप अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी नजर नहीं आ रहे थे। सड़क में लगी स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हुई थी। बस एक खंबे ही छोटी पर बल्ब चल रहे थे जिससे आसपास में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। मैं अपना भारी भरकम बैग लेकर बस स्टॉप पर उस आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। घड़ी में समय तेजी से बढ़ रहे थे। करीब आधे घंटे बीत गए। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं आज हॉस्टल पर ही क्यों नहीं रुक गया। सुबह आना था, लेकिन कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली भी तो जाना था। फिर उस 11 बजे वाली आखिरी बस का आना तो नियत समय पर ही रहता है। मैं बहुत बार उसी से तो घर भी जाता हूँ। आखिर वो बस घर तक भी तो जाती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ये बस इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर बस नहीं आएगी तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे दोस्त लोग भी घर चले गए हैं। कोई भी साधन नहीं दिख रहा। मैं वापस हॉस्टल भी तो नहीं जा सकता। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है
और ना ही घर जा सकता हूँ। सर्दी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा अगर नहीं आया तो। ऐसा सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी दूर से बस की हॉर्न सुनाई देने लगी और उनकी लाइट भी दिखने लगी। मेरी जान में जान आई। मैंने अपना सामान उठाया और सड़क के बीच आ गया। बस धीरे धीरे पास आ रही थी। पास आने पर मैंने अपना हाथ हिलाकर बस रोकने के लिए इशारा किया। ड्राइवर ने शायद ठंडी हवा के कारण अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। बस में एक भी सवारी नहीं थी और ना ही कोई कंडक्टर था, जबकि आमतौर पर कंडक्टर भी होता है। बस पूरी तरह से खाली थी। धीरे धीरे बस मेरे ठीक सीपने आकर रुकी। मैंने घसीटकर अपना सामान बस में चढ़ाया और चलो कहकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई। बस स्टैंड से मेरे गांव की दूरी 40 किलोमीटर थी, जिसे आसानी से 1.5 घंटों में पहुंचा जा सकता था। मैंने अपना बैग अगले सीट पर रख और खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। बस तेजी से चली जा रही थी। थकान और ज़्यादा रात हो जाने के कारण मेरी आंख लग गई और एक झपकी हो जाने के बाद मैंने चौंक कर अपनी घड़ी देखी तो घड़ी में 2 बज चुके थे। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। ये घड़ी बिगड़ गई क्या? क्या सचमुच में 2 बज चुके हैं? तो अभी तक बस गांव क्यों नहीं पहुंची? हाथ से घड़ी निकाल कर साफ किया और हिलाया डुलाया। ये घड़ी सच में बिगड़ तो नहीं गई। फिर मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांक कर देखा। बाहर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बस एक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रहे थे। ये कहाँ आ गया हूँ मैं? ऐसा कोई रास्ता तो मेरे गांव तक जाता ही नहीं है। ये कैसी जगह है? मैं अपनी जगह से उठकर जोर से चिल्लाया, भैया भैया, ये कौन सी जगह है? गाड़ी रोको। कौन से रास्ते से आप मुझे ले जा रहे हो? अभी रामपुर नहीं आया क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। इस बार मैं और भी ज़ोर से चिल्लाया, अरे भैया गाड़ी रोको, मुझे रामपुर जाना है। ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप? गाड़ी रोको। मैं जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया। वो ड्राइवर ना कुछ बोल रहा था और ना ही मुड़कर देख रहा था और गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके कंधे को छूकर हिलाते हुए कहा, ड्राइवर भैया गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हैं हम? और ड्राइवर ने जब पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, उसकी बड़ी बड़ी खून की तरह लाल आंखें, बाल बिखरे हुए और खड़े खड़े। उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हें नहीं पता ये रात 11 बजे वाली आखिरी बस है? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? और ज़ोर ज़ोर से हाँ हाँ करके हंसने लगा। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पापा और मेरे मम्मी बैठे हुए थे। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा तू उस पहाड़ी रास्ते पर कैसे पहुंच गया? तुझे कुछ याद है? और हॉस्टल से यहाँ कैसे आया? क्या तुम्हारे दोस्त भी साथ थे? वो तो अच्छा हुआ कि वो चरवाहा सुबह सुबह तुम्हें पहचान गया और घर आकर हमें खबर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने पापा को सारी बातें बताई कि मैं हमेशा की तरह गांव तक आने वाले उसी आखिरी बस से रात को 11:30 बजे घर आने के लिए बैठा था। और फिर बस ड्राइवर ने रात भर बस इधर उधर जंगल, गाड़ी, पहाड़ यहीं सब पर चलाया। उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। फिर एक पहाड़ी से गाड़ी को नीचे गिरा दिया और जाने कहाँ गायब हो गया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ बड़े आश्चर्य भरे नज़रों से देखा और फिर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा बेटा ठीक है, वरना पता नहीं क्या होता। कहकर मम्मी चुप हो गई। पापा ने चुप होने का इशारा किया। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाया और पूछा, बेटा अब तबीयत कैसी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा को देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक हूँ,
बाद में मुझे घर आने के बाद पता चला कि पिछले महीने 11 तारीख को वो आखिरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर उसी आखिरी बस का लाश था और वो बस भूतिया बस हो चुकी है और हर महीने की 11 तारीख को उस सड़क पर रात को 11 बजे चलती है और जो कोई भी उस बस में बैठता है वो उसे लेकर खाई में गिराकर मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर बड़े ही तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल रहा था। आज उसे काम से लौटते हुए काफी देर हो गई थी। ऊपर से ठंडी का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रास्ते पर उसके अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे कि इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। मगर मनोहर ने कभी ऐसा नहीं माना। वो कभी भी भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था। उसका तो ये मानना था कि अगर वो मुर्दे हमें डरा सकते हैं तो हम जिंदा होकर उन्हें क्यों नहीं डरा सकते हैं। मगर आज इतनी रात गए इतने सुनसान रास्ते पर ठंडी और कोहरे के बीचों बीच उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। अब ऐसा भूत प्रेत की वजह से था या चोर उचक्कों की वजह से, ये वो नहीं जानता, मगर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो धीरे धीरे और कभी तेज तेज आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मनोहर का दिल एकदम से धक सा हो गया। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, मगर वो देख नहीं पा रहा था। उसे कहा गया था कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो पीछे मुड़कर ना देखे। मनोहर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, मुझे घर लेकर नहीं जाएगा? दिल दहला देने वाली और इतनी कर्कश आवाज सुनकर मनोहर समझ गया कि यह आवाज किसी इंसान की तो हो नहीं सकती। उसने एकदम से पीछे पलटा तो देखा एक करीब 7 फीट लंबा आदमी, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और उसके माथे पर 2 सींग थे। वो मनोहर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी मनोहर ने अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस रात उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर वो डरा हुआ था। उसने जैसे तैसे वो रात कटाई। रात भर उसे उसी आदमी के सपने आते रहे। मगर वो सब क्या था? मनोहर ने अगली सुबह अपने काम के दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न बहुत ही खतरनाक है और लोगों को मार डालता है, लेकिन ज़्यादातर वो औरतों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए वो बच गया, वरना शायद मनोहर जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।